गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला पोर्शन। कल हम लोगों ने विद्युत आवेश के बारे में काफ़ी कुछ जाना। आज उन्हीं से आगे जुड़ते हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे विद्युत धारा की। विद्युत धारा के बारे में आपने क्लास हाई स्कूल में बहुत बार पढ़ा होगा और बहुत बेसिक सा टर्म है जिसको आप कह सकते हो कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और ये बहुत सिंपल सा आपने बार बार पढ़ा होगा। और मैंने आपसे एक बात भी बताई है पहले कि जब भी कहीं पर ये दर वर्ड आता है कि आवेश प्रवाह की दर या किसी भी चीज़ की दर, तो उसका मतलब ये होगा कि बटे में समय आएगा, बटे में टी आएगा। अब किसकी दर की बात कर रहा है तो आवेश प्रवाह की दर, मतलब आवेश की दर। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला जब हम देखते हैं तो विद्युत धारा का फॉर्मूला आपका बन जाता है I बराबर क्यू बाई टी। ये आप लोगों ने पढ़ा है, आपको पता है। ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, ना हमको समझना है, बस इससे काम क्या है वो हम देखते हैं। तो हम जैसे ही इस फॉर्मूले को चेंज करते हैं तो Q बराबर हो जाता है IT। अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे और आगे का कुछ पोर्शन समझेंगे। क्या समझेंगे उस पर ध्यान दीजिए। जैसा कि हमने कल पढ़ा था विद्युत आवेश के बारे में, विद्युत आवेश को प्रदर्शित करते हैं Q से, इसका मात्रक होता है कूलाम, उसको हम प्रदर्शित करते हैं C से। अब अगर बाई चांस एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि एक कूलाम क्या है, एक कूलाम की परिभाषा दीजिए, तो आप लोग फंस जाते हैं कि आपको पता सब कुछ है पर आपको ये भी पता है एक कूलाम आवेश किसका है, कूलाम मात्रक किसका है। तो आपको पता है कूलाम आवेश का मात्रक होता है, सारी जानकारी आपको है, पर आप फिर भी फंस जाते हैं एक कूलाम की परिभाषा देने में। तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे और अब हम देंगे इसकी डेफिनेशन। तो हम कूलाम की परिभाषा, वी नो डैट, क्या क्या हम लोग जानते हैं। तो हमने अभी फॉर्मूला देखा Q बराबर IT। फिर से सेम फंडा, वही काम। हम मान लेंगे कि I जो है आपका वो कितना है, 1 एम्पियर, और जो आपका T समय है वो कितना है, 1 सेकंड। अगर I और T का मान फॉर्मूले में एक एक रखें तो Q बराबर भी क्या आ जाएगा, 1 कूलाम। यानी सीधे सीधे ये बात हमें पता चली कि अगर यदि विद्युत धारा 1 एम्पियर हो और समय कितना हो, 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड तक विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो आवेश कितना हो जाएगा, 1 कूलाम हो जाएगा। इसी को हमने नीचे लिख लिया डेफिनेशन में कि 1 सेकंड तक 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को 1 कूलाम कहते हैं। सिंपल से फॉर्मूला से आपकी डेफिनेशन बनकर तैयार हो गई। और ये डेफिनेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो इस पर आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। बाकी आगे भी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे कूलाम का नियम, उस फॉर्मूले से भी हम कूलाम को डिफाइन कर सकते हैं, पर ये आपके लिए सबसे अच्छा तरीका था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा है कूलाम का नियम। तो जब भी हम बात करेंगे कूलाम के नियम के बारे में, हम पढ़ना जब भी शुरू करेंगे तो कूलाम का नियम पढ़ने से पहले आप एक बार रिवाइज करिए। आपने पिछले साल पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का नियम। और गुरुत्वाकर्षण का नियम जब आपने पढ़ा था तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या अगर कहना चाहें तो आपने इस तरह पढ़ा था कि दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम टू सेम आपका फॉर्मूला यहाँ पर भी चलता है, कूलाम के नियम में भी। बस यहाँ पर, वहाँ पर हम पढ़ते थे द्रव्यमान को, यहाँ पर द्रव्यमान की जगह हो जाएगा आवेश। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो हमेशा आकर्षण बल ही होता है। दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर ही खींच सकती हैं, पर जब हम बात करते हैं कूलाम के नियम की, यानी वैद्युत बल की बात करते हैं, तो ये आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। कैसे, वो आपको कल बताया गया था। अगर दो प्लस हैं आवेश हैं तो वो प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भेजेंगे एक दूसरे को। माइनस है
दोनों, तो भी वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भेजेंगे। अगर एक प्लस और एक माइनस है तब ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए कि 50% चांस है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको देखने को ये मिलेगा। अब इसके आगे की एक और बात पे आते हैं हम। तो लिखा है कि आवेशों पर कार्यरत बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है। अब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा से क्या मतलब है ये समझते हैं। हमने एक मान लिया ये बिंदु और एक मान लिया ये बिंदु। यहाँ पर आवेश है प्लस और यहाँ पर है माइनस, हमने मान लिया। तो जो अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है इसी पर बल लगेगा। और बल किस प्रकार का लगेगा, ये वाला जो पिंड है वो इस दूसरे पिंड को, यानी जो ए पिंड है आपका, ये पिंड बी को अपनी ओर खींचेगा और इसी तरह पिंड बी जो है वो ए को अपनी ओर खींचेगा। ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। जबकि अगर हम दोनों को प्लस प्लस कर देते हैं, अगर दोनों प्लस होते तो दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में ढकेलने का प्रयास करते, उनको दूर भेजने का प्रयास करते। ये इसका मतलब है। चलिए आगे चलते हैं, अगली लाइन समझते हैं। तो अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में इसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या माना, हमने मान लिया कि माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2 एक दूसरे इसका एक आप डायग्राम भी बना लीजिएगा। डायग्राम इस PDF में नहीं डाला है। आप दो बिंदु आवेश दे दीजिएगा, एक बिंदु आवेश लिख लीजिएगा इस तरह, ये एक बिंदु आवेश, ये कितना हो गया Q1, ये कितना हो गया Q2 और ये बीच की इनकी दूरी कितनी हो गई स्मॉल r। इस तरह आप एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ड्रॉ कर लीजिएगा कॉपी में। तो कह रहा है यहाँ पर कि दो आवेश हो तो क्या क्या चीज़ें होंगी। तो पहले हमने पढ़ा दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दूसरा हमने पढ़ा कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों को हम करेंगे कंबाइंड, यानी हेंस दोनों को कंबाइंड किया तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। इतना काम हमारा हो गया। अब क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए हम यहाँ पर एक नियतांक ऐड करेंगे, अनुक्रमानुपाती नियतांक जिसको कहते हैं। तो हमने लगा दिया। तो यहाँ पर जो k है वो आपका क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती नियतांक। अब ये जो k है यहाँ पर इस k को हमने लिखा है स्मॉल k, क्योंकि अभी आगे कैपिटल K भी आएगा, उसमें आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहे हैं कि ये आपका स्मॉल k है जो आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब स्मॉल k का मान कितना होगा वो हमने अगली इक्वेशन में रखा। तो इसका मान कितना होता है, तो स्मॉल k का मान हो गया 1/4πε0 k Q1 Q2/r²। ये आपका कूलाम के नियम का व्यापक समीकरण है जो रेड कलर में आपको दिया गया है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद अगर हम बात करें वायु और निर्वात की, मतलब दोनों जो बिंदु आवेश थे या तो वायु में रखे थे या तो निर्वात में रखे थे, ये माध्यम होते हैं। अगर इनकी हम बात करेंगे तब ये जो कैपिटल K है आपका, ये कांस्टेंट जो है इसका मान हो जाता है 1। तो वायु या निर्वात के लिए k का मान 1, तो फॉर्मूले में हमने k की जगह पर 1 रख दिया। तो F बराबर हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पर हमने एक और काम किया, ये जो आपका 1/4πε0 है ये एक कांस्टेंट है, इसका मान फिक्स होता है। और कितना होता है इसका मान, तो इसका मान होता है 9 × 10⁹। और बाकी पीछे जो लिखा है वो लिखा है इसका मात्रक। मात्रक कैसे आया, तो आप यहाँ पे इसी फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखें तो पहले तो F इधर लिखा है, हमको किसका निकालना है 1/4πε0, तो उसको एक साइड रखते हैं, बाकी सब चीज़ें उधर भेज देते हैं। तो अगर रखें तो 1/4πε0 बराबर उस पार क्या क्या आ जाएगा F इंटू में r² और अपॉन में Q1 Q2। तो F का मात्रक कितना न्यूटन, r दूरी है, दूरी का मात्रक कितना मीटर स्क्वायर, और बटे में Q1 Q2 दोनों का मात्रक कूलाम, कूलाम गुणा होगा तो कूलाम स्क्वायर। यहीं से आपका ये मात्रक आया है। तो मात्रक हम याद नहीं करते, मात्रक निकालने का तरीका याद रखते हैं, बस इतना। यहाँ पर ये जो आपका है E0,
इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं यहाँ पर जो आपका लिखा है, और इसको एप्सिलॉन कहा जाता है। इसकी अगर स्पेलिंग